मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। नेपाल की जो रिसेंट हिस्ट्री है उससे हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। अब तक नेपाल जो था वो मोनार्की था। मोनार्की किसको कहते हैं? गवर्नमेंट का वो सिस्टम जिसमें किंग और क्वीन जो है वो हेरिडिटरी पोस्ट पर काम करते हैं। मीन्स उस कंट्री की सारी पावर जो है वो किसी किंग और क्वीन के पास में होती है, जो हेरिडिटरी पोस्ट से काम करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होता है। इसको कहा जाता है मोनार्की। जिससे गवर्नमेंट के अलग अलग सिस्टम होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, मोनार्की गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटरशिप होती है। तो नेपाल जो है वो एक मोनार्की कंट्री था। मीन्स वहाँ पर किंग और क्वीन जो थे वो रूल करते थे। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। 1990 में नेपाल के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कहा गया था कि नेपाल से रिलेटेड जितनी भी फाइनल अथॉरिटी जो है वो किंग के पास में होगी। किंग या क्वीन जो भी हो, मोनार्की हैं तो दोनों हो सकते हैं, तो उनके हाथ में होगी। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in the putting an end of the powers of the king. तो जैसा कि आज दुनिया के मोस्ट ऑफ कंट्री जो हैं, वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है? ऐसी कंट्री जहाँ की गवर्नमेंट या जहाँ की गवर्नमेंट को चलाने वाले जो लीडर जो होते हैं वो पब्लिक के द्वारा इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू चूज किए जाते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो नेपाल के अंदर भी कई डिकेड से, कई सालों से, दशकों से, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, तो कई डिकेड से नेपाल के जो लोग जो थे वह कई मूवमेंट चला रहे थे कि नेपाल के अंदर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। तो फाइनली 2006 में नेपाल के जो लोग जो थे उनका वो जो मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुल हुआ। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब नेपाल के लोगों को ये राइट मिल गया कि वो नेपाल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी। भाई नेपाल के लोग क्यों मूवमेंट चला रहे थे या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्यों डिमांड कर रहे थे? क्योंकि नेपाल के अंदर अभी जो गवर्नमेंट जो चल रही थी वह नेपाल के लोगों के हिसाब से या जो नेपाल के जो लोगों का जो आइडल जो था उसके हिसाब से काम नहीं कर रही थी। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब नेपाल जो था वह मोनार्की गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ओर जा रहा। नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू उशर इन अ न्यू सोसाइटी। के जितने भी रूल जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल जो थे उनको चेंज करने का टाइम आ चुका था। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल एडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। टिक लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेपाल का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बना? 2015 में। इससे पहले नेपाल जो था वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था। अब नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका। डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना? तो 2006 में उनका जो मूवमेंट जो था वो पास हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से नेपाल जो था वो 2015 में जब उसका नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, एडॉप्टेड किया गया, तब से वो नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब नेपाल का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसके तहत अब नया पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो एडॉप्ट किया गया। पहले क्या था? नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ये कहता था कि नेपाल के अंदर जितने भी डिसीजन जो होंगे वो किंग और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेटिक जो नेपाल जो बना उसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो पब्लिक के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अब नेपाल के लिए डिसीजन लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद दिस सोसाइटीज।
द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है, तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ते वक्त ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो था वो मोर देन 200 ईयर तक ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स की स्लेवरी कर रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो था ब्रिटिशर्स की स्लेवरी से फ्री हुआ और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, जिसके बाद में इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाए। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंसीव्ड, डिबेटेड upon and drafted by a assembly of elected representative called the Constituent Assembly. very important line। इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसमें कई सारे डिबेट हुए, उसमें से कई से कन्विंस हुए, कई सारे उसमें ड्रॉप्ड जो थे वो बनाए गए। ये सारा काम किसने किया? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इलेक्शन हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो इलेक्शन हुए थे उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड हुए उन सबको मिलाकर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर समझना, इंडिया के लिए इंडिया को जब फ्रीडम मिल गई थी तो उसके बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इलेक्शन हुए और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। उस असेंबली ने मिलकर कई सारे डिबेट किए, कई सारे कंसीव्ड किए और कई सारे ड्राफ्ट जो थे वो मिलाकर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रिपेयर किया। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। ठीक लगाना। 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो था उसको फ्रीडम मिली, लेकिन हमने जैसा कि स्टार्ट में कहा था कि इंडिया के जो लीडर जो थे उनको पता था कि इंडिया जो है वो बहुत जल्द एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने वाला है। इस वजह से हम पहले से ही प्रिपेयर थे और हमने हमारी जो तैयारियां जो थी वो शुरू कर दी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन जो हुए वो जुलाई 1946 में हुए। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज कन्वेन्ड इन द दिसंबर 1946। इसको भी टिक लगाना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद में इलेक्शन प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, जुलाई 1946 में स्टार्ट हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो दिसंबर 1946 में हुई। द असेंबली हैड 299 मेंबर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी उसके अंदर 299 मेंबर जो थे टोटल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वही द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी उसका प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, जिसके जो मेंबर जो थे, जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे, वो इलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट होकर आए थे। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग इंडिया की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उसके मेंबर थे या उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। रीजन्स के डिफरेंट जो इंडिया के जो रीजन है, अलग अलग पार्ट हैं, और इंडिया की जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उन सारी कम्युनिटीज़, रीजन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे।